नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्पॉटलाइट में। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे पिछड़ों पर मायावी नजर। मायावती की मायावी राजनीति एक बार फिर चर्चा में है। दलित पिछड़ों को जोड़कर एक नहीं अनेक बार सत्ता में रही मायावती ने इस बार नया दांव खेला है। उन्होंने उत्तर प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष दलित को न बनाकर अति पिछड़े समुदाय से अध्यक्ष बनाया है। अति पिछड़े समुदाय से प्रदेश अध्यक्ष बने विश्वनाथ पाल अयोध्या के निवासी हैं। उनकी दलितों के बीच भी अच्छी पकड़ है। पाल समाज का उत्तर प्रदेश में अच्छा खासा वोट बैंक है। अपना दल एस के प्रदेश अध्यक्ष भी पाल समाज के हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले मायावती उत्तर प्रदेश में एक मजबूत जनाधार बनाने की कोशिश में, लेकिन उनका ये मजबूत जनाधार कैसे बनेगा, ये एक बड़ा सवाल है। आज स्पॉटलाइट में इसी मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं। उससे पहले इस पर किस तरह की प्रतिक्रियाएं आई हैं वो आपको सुनवा देते हैं। का जो कार्यकाल रहा है और जो उनका नेतृत्व रहा है उसमें कहीं पे भी पिछड़ों की कहीं कोई बात नहीं आती है। उन्होंने कई बड़े नेताओं को अपनी पार्टी से निकाला था। तो भारतीय जनता पार्टी सबके साथ सबका विकास की अवधारणा चलती रही है। हम सब समाज को, सारे लोगों को लेकर हम चलते हैं, सबके लिए विकास की बात करते हैं, गरीब कल्याण योजनाओं पे काम करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी और योगी आदित्यनाथ के ईमानदार नेतृत्व पे काम करते हैं। तो मायावती जी का इसमें ऐसा कभी भी सुनने में नहीं आया कि उन्होंने सबके साथ मिलकर के सबको लेकर चली हो। तरह से बहुजन समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा आदरणीय मायावती जी ने विश्वनाथ पाल जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, तो इसके लिए पहले तो उनको बधाई। निश्चित तौर पे जो दलित और पिछड़ों की सियासत जो उत्तर प्रदेश में होती है, लेकिन मायावती जी ने पिछड़ी जाति के लिए क्या किया सरकार में रहते हुए, ये भी तो बताना पड़ेगा ना। जिस तरह से मायावती जी भारतीय जनता पार्टी के बी टीम के तरह काम करती हैं, ये तो पूरे उत्तर प्रदेश की जनता और देश की जनता जानती है। अब जब चुनाव नगर निकाय के नज़दीक हैं तो आपने पिछड़ा जाति का कार्ड खेला, तो इससे कुछ होने वाला नहीं है। निश्चित तौर पे आम जनता मायावती जी का क्रियाकलाप जानती है और आने वाले नगर निकाय चुनाव में बहुजन समाजवादी पार्टी को आईना दिखाने का काम करेगी। तो सुना आपने किस तरह से मायावती पर आरोप लग रहे हैं। आरोप ये भी कि पिछड़ा कार्ड खेलने की कोशिश की गई है, क्योंकि निकाय चुनाव जो सामने हैं, तो अब पिछड़ों पर दाव लगाया है। अति पिछड़ों को पार्टी अध्यक्ष बनाया है। ओबीसी, अति पिछड़े, तमाम वर्ग के लोग जिन पर दाव खेलकर एक बड़ा वोट बैंक बनाने की कोशिश मायावती की है। लेकिन कितना सफल होगा ये उपयोग या प्रयोग, ये देखना दिलचस्प होगा। देखिए, मायावती ने उत्तर प्रदेश के बसपा प्रदेश अध्यक्ष के रूप में विश्वनाथ पाल को नियुक्त किया है। विश्वनाथ पाल के बहाने मायावती की नज़र ओबीसी वोट बैंक पर है। ओबीसी, अति पिछड़े, दलित, मुस्लिम के सहारे मायावती की राजनीति आगे किस तरह से बढ़े, इस पर हम चर्चा करेंगे और किस तरह के दाव उन्हें और भी खेलने पड़ सकते हैं। मिलियन मेहमानों से जो हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं, भूदेव शर्मा जी प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। भूदेव जी, स्वागत करती हूँ। दीपक बघेल प्रवक्ता हैं आप बीजेपी से, बहुत स्वागत दीपक जी आपका भी। आरिफ हबीब साहब सपा नेता हैं, बहुत स्वागत करती हूँ आपका भी। राजेश कुमारी पाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं आप। सुशील दुबे जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। और चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी राजेश कुमारी जी आपके पास ही। राजेश कुमारी जी, किस तरह से इस पूरे मसले को आप देखती हैं, क्योंकि मायावती जी ये पहली बार नहीं है जब वो जातियों का एक मिक्स फॉर्मूला बनाती हैं और फिर उनके साथ आगे जाने की कोशिश करती हैं। इस बार आरोप ये लग रहे हैं कि पिछड़ा कार्ड खेला है, क्योंकि निकाय चुनाव सामने है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, ये पिछड़ा कार्ड खेला गया है। लेकिन सभी जितने भी राजनीतिक दल हैं, अखिल भारतीय पाल महासभा के प्रदेश अध्यक्ष के नाते मैं कहना चाहूंगी कि सब मेरे समाज को सिर्फ वोट के लिए इस्तेमाल करते हैं। वोट के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद 10, 12, 20 साल तक तो कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं। किसी भी दल में हर एक दल नजरअंदाज करता है। 20 साल तक काम करने के बाद उसको जब भी वो कुछ मांगने लगता है, अपना हक अधिकार मांगने लगता है और जानने लगता है, फिर उसको किनारे कर दिया जाता है। एक नया चेहरा समाज का लाके बैठाल दिया जाता है। ऐसे समाज के साथ अभी तक धोखा होता आया है। सिर्फ वोट के लिए यूज किया जाता है। कई हक अधिकार के नाम पे सभी पार्टियां, एक नहीं सभी पार्टियां सिर्फ और सिर्फ मेरे समाज को धोखा देती आई हैं, भरोसा देती आई हैं, छलावा करती आई हैं। क्यों? ऐसे नहीं, क्यों रुक रहे हैं?
हेलो। हेलो चलिए मैं लौटूंगी आपके पास। जी, बोलिए। हेलो, किसको आवाज नहीं मिल रही है सर? प्लीज चेक कर लीजिए, शायद गेस्ट जुड़े हुए हमारे साथ। इसीलिए मैं हटता हूँ। मैं सीधे सीधे स्काइप पे आ गया, मैं लिंक पे। चलिए बाकी मेहमानों की तरफ हमें रुख करना होगा, बाकी मेहमानों की तरफ हम जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास हम जा रहे हैं। दीपक बघेल जी, अगर पिछड़ा वर्ग, जाहिर सी बात है एक बड़ा वोट बैंक है पाल समाज का, और पाल समुदाय से लोग अगर पार्टी आगे बढ़ा रही है, बसपा उन्हें महत्व दे रही है, आपको लगता है कि वोट बैंक उनके साथ जाएगा? हालांकि पाल समाज से ही हमारे साथ राजेश कुमारी जी जुड़ी हुई हैं, जो काफी खफा नाराज दिखाई दे रही हैं। धन्यवाद पारुल जी। पाल समाज से मैं भी आता हूँ, मैं भी बघेल हूँ और उसी समाज से बिलोंग करता हूँ जिस समाज की आज चर्चा चल रही है। देखिए, मैं एक बात बताता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के अंदर जिस प्रकार से पिछड़ों को सम्मान देने का काम किया वो किसी से छुपा नहीं है। देखिए, आज भी 53 सदस्यीय अगर टीम है उत्तर प्रदेश की कैबिनेट के की, तो उसमें से लगभग 20 मंत्री ऐसे हैं जो पिछड़े जाति से आते हैं, और जिसमें अगर एक विशेष जाति की बात करोगे तो देखिए पूरा उत्तर प्रदेश को आप किसी एक जाति के बंधन से नहीं मान सकते। यहाँ पर सभी जातियों का प्रतिनिधित्व है। उत्तर प्रदेश के अंदर 53% ओबीसी वर्ग का वोट बैंक है, और उसी आधार पर हमने सबको डिस्ट्रीब्यूशन भी किया। हमने सभी जातियों के, सभी वर्गों के लोग थे, उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए उनके नेताओं को वहां पर अपने कैबिनेट के अंदर रखा गया, और उनका एक बहुत अच्छा बैलेंस बनाया, जिससे हर एक क्षेत्र का भी हमने उसमें ध्यान रखते हुए हमने बैलेंस के साथ में पूरे कैबिनेट का गठन किया, जिसके माध्यम से कि सभी जाति, सभी वर्ग के, सभी क्षेत्रों के जो लोग हैं वो अपने अपने क्षेत्र जाति का वहां पर प्रतिनिधित्व कर सके। और यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसने पिछड़ों को भी सम्मान देने का काम किया है। वरना पूर्व की सरकारों के अंदर स्थिति इस प्रकार की थी कि पिछड़ों के नाम पर वोट लेकर आते थे, परंतु पिछड़ों के साथ नहीं उन्होंने दुर्भावना व्यक्त करी, उनको सम्मान नहीं दिया। और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उन सभी को सम्मान देने का काम किया है। बिल्कुल, लेकिन उसके बावजूद भी तो राजेश कुमारी जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, वो नाराज दिखाई दे रही हैं। उनकी नाराजगी के पीछे फिर वजह क्या है? जब सत्ता आपकी, आप सारा काम कर रहे हैं, आप कह रहे हैं आप प्रतिनिधित्व भी दे रहे हैं और वहाँ उनके क्षेत्र में विकास कार्य भी करा रहे हैं, फिर नाराज क्यों हैं? देखिए, राजेश कुमारी जी हमारी बड़ी बहन है और बड़ी बहन का नाराज होना जायज है। देखिए, अगर उनकी कुछ चिंताएं हैं तो भारतीय जनता पार्टी ऐसा नहीं कि उन पर अपना प्रकाश नहीं डालेगी। अगर ऐसी कोई चिंताएं अगर भारतीय जनता पार्टी के सामने आती हैं, वो अपने प्रश्न रखती हैं, तो उन पर भी हम कार्रवाई करने का काम करेंगे और ये सभी चिंताओं का निराकरण करने का काम करेंगे। पर ये कह देना कि भारतीय जनता पार्टी पिछड़ों विरोधी है तो ये गलत है, किसी समाज के विरोधी है, ये गलत है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने सभी समाजों को प्रतिनिधित्व देने का काम किया, चाहे वो कैबिनेट के माध्यम से हो, चाहे सत्ता में भागीदारी के माध्यम से हो, चाहे संगठन में भागीदारी के माध्यम से हो। तो ऐसा नहीं कि देखिए, कई प्रमुख दायित्वों के ऊपर भी भारतीय जनता पार्टी ने पाल, धनगर, गढ़िया समाज के लोगों को स्थापित करने का काम किया। उनमें से एक मैं भी आता हूं, उन्हीं पार्टी के संगठन के लोगों को भी चाहता हूं। अगर मंत्री बनाने का काम किया तो अजीत पाल जी को किया, विधायक बनाने का काम किया। राजेश कुमारी जी आपके बारे में आपकी बातों पर बोल रही हैं। राजेश कुमारी जी कहिए, उसके बाद सुशील दुबे जी के पास जा रही हूँ मैं। जी भैया जी, मैं एक नहीं हजारों की संख्या में लोगों को गिना सकती हूँ जिनको वरिष्ठ कार्यकर्ता होने के बाद भी कुछ नहीं मिला और किनारे कर दिया गया। आज उन्होंने बीजेपी को सींचा, लेकिन उन्हें किनारे कर दिया गया, उन्हें कोई भी दायित्व नहीं दिया जाता, क्योंकि वो अपना हक मांगने लगे, वो मुंह खोलने लगे, इसलिए उन्हें किनारे कर दिया गया। आप पहले डीपली देखिए, यहाँ ये वोट बैंक की राजनीति हो रही है और कुछ भी नहीं हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि आप अच्छे से अपने संगठन में, चाहे जिलेवार या प्रदेशवार, आप पहले देखिए किन किन लोगों ने कितने कितने साल तक अपना जीवन दिया है। ये जीवन ही देना है 20-20 साल तक। ठीक है राजेश कुमारी जी, एक क्वेश्चन मेरा आपसे इम्पोर्टेंट है कि अगर आप बीजेपी से नाराज हैं, इससे पहले सपा ने भी काम किया था, तो फिर समर्थन किसके साथ है आप लोगों का? पाल समाज को भरोसा है राजनीतिक दलों पर या नहीं? जी, आपको मैं पहले भी कह चुकी हूँ, एक बीजेपी की बात नहीं कर रही हूँ, हर पार्टी की बात कर रही हूँ, राजनीतिक दल की बात कर रही हूँ। सभी राजनीतिक दल यही करते हैं, पाल समाज को सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल होता है समाज। ये
परेशानी है उनकी और इसकी वजह से ही उनकी दुर्दशा हो रही है। लौटूंगी राजेश कुमारी जी, और भी मेहमान है, मैं उनके पास जा रही हूँ। लौटूंगी आपके पास। सुशील दुबे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील दुबे जी, बहुत ही करीब से आपने उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स को देखा, खासतौर पर मायावती की डीएम फैक्टर वाली पॉलिटिक्स, जिसमें हमने देखा है कि कई बार उन्होंने इसी फैक्टर के साथ आगे सियासत की है और कामयाबी भी हासिल की है। लेकिन अब अति पिछड़ा वर्ग, पाल समाज के शख्स को, पॉलिटिकल नेता को अध्यक्ष बना देना, ये कितना कारगर होगा बसपा के लिए? हमारे एंकर का नाम क्या है? पारुल बात कर रही हूँ सर। पारुल जी वेलकम। पारुल जी, आपके सवाल का जवाब ये है जी कि हमने वो भी वक्त देखा है, काशीराम जी रोपड़ से साइकिल पे चल के गांव-गांव घूम के जी और उनकी मेहनत पर बीएसपी बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में एक छत्रप बन के निकली। 4 बार बहन जी किन्हीं विभिन्न कारणों से 4 बार सुश्री मायावती यहाँ की मुख्यमंत्री हुई, और वो ऑरा वाली मुख्यमंत्री हुई जो जब बंबई से उड़ती थी तो लखनऊ की रूट लग जाते थे, मतलब सड़क खाली हो जाती थी। वो देखा है हमने। वो भी दिन देखा है कि जब पहली बार शपथ ग्रहण के लिए मोतीलाल वोरा जी राजभवन में थे, राज्यपाल महामहिम, तो बीएसपी के विधायक चप्पल उतार के अंदर गए थे। हमने आज वो भी दिन देखा है कि 50 लाख के पराडो से लेके, फॉर्च्यूनर से लेके, अर्टिगा से लेके, स्कॉर्पियो से लेके और रेवन की कलम और वो दुनिया भर का वो भी दिन देखा है। तो ये सब चीजें सामने ही तो घटी हैं, और लोग कह रहे हमारा वो सोच रहा, हमारा नाम वो करते। अरे सभी सबका फायदा उठाते हैं। देखिए कितनी पार्टियां बन गई देखते देखते पूर्वांचल में, बैकवर्ड की, अति बैकवर्ड की, जूनियर बैकवर्ड की, सीनियर बैकवर्ड की, वीआईपी बैकवर्ड की। देखिए कोई मंत्री हो गए लोग, केंद्र में लोग विधायक हो गए लोग रटी रटाई बातें करते हैं। जिसको मिल जाता है वो छुपा के बैठ जाता है, और जिसको नहीं मिलता वो रोता गाता है। कोई समाज के लिए करने, अचाकार समाज के लिए यही सब हो रहा होता पारुल जी, तो आज ट्रिपल उसमें लेयर में जो बैकवर्ड वाली जो मामला फंसा है माई हाई कोर्ट में, ओम प्रकाश राजभर, केशव मौर्य, स्वामी प्रसाद मौर्य, अनुप्रिया पटेल, संजय निषाद, दुनिया भर के बीएसपी के बड़े बड़े बैकवर्ड, कांग्रेस के, सपा के, बीजेपी के सारे बैकवर्ड नेताओं के चलते ये हाई कोर्ट में क्यों मसला फंसा है? क्यों नहीं बैकवर्ड आयोग बना पाए? इतने बड़े बड़े लीडर रहे सब सत्ता की अपने वोट के नाम पे जब अरबपति हो जाते हैं, जब मंत्री हो जाते हैं, जब विधायक हो जाते हैं, तो सब सत्ता गलियारों में घूमने लगते हैं। कोई नहीं देखता पैरों की फटी बुआई, किसी वोट का, किसी वर्ग का कोई वोट लेके कहीं पहुंच जाए। जो बीजेपी का वो अपना उपदेश देगा, अपना ज्ञान देगा, जो भाजपा सपा के अपना। अरे भाई बैकवर्ड का आदमी 4 बार मुख्यमंत्री 2 बार बन तो चुका है। मुलायम सिंह जी कौन से ठाकुर थे, क्या ब्राह्मण थे? अखिलेश यादव ब्राह्मण है, ठाकुर है कौन? और फिर भाजपा में बचा ही क्या है? 20 फुट ऊंची दीवार, 25 फुट ऊंचा गेट। ये दलित चिंतन और दलित संघर्ष है। ये आप किससे बदलते रहिए। आज अपने सवाल बाकी आप खुद ही चुन लें, मैं सवाल नहीं लूंगी। आप सुशील दुबे जी, आप ही की बातों पर आगे ऐसी नसें दबाई है ना आपने इन लोगों की कि सारे अब उगलेंगे। कहिए आरिफ हबीब जी। आप सभी का मैं अभिवादन करते हुए अपनी बात कहूंगा पारुल जी। इस समाजवादी पार्टी की जो मूल अवधारणा है, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने आज सबका साथ सबका विकास का नारा दे रखा है, वो भी समाजवादी शब्द है। समाजवाद का मतलब ही यही हो गया कि सब समाज के उत्थान के लिए काम करना। आदरणीय अखिलेश यादव जी की 2012 की सरकार अगर आप देखेंगे और उसका 5 साल का कार्यकाल देखेंगे, तो 100 नंबर की जो मूल उद्देश्य था वो ये था कि थानों पर पिछड़े, दलित, अति पिछड़े जब जाते थे समस्या लेकर के, तो उनको थानों पर से गाली देकर के भगा दिया जाता था। और जब 100 नंबर उन्होंने लागू किया, तो जो लोग थानों से भगा दिए जाते थे उनकी ऑनलाइन मुकदमा लिखा जाने लगा और उनकी समस्याओं का निदान होने लगा। संगठन से लेकर के, सरकार से लेकर के, पिछड़े, अति पिछड़े, बैकवर्ड, फॉरवर्ड, सारे समाज के लोगों को संज्ञान में लेते हुए उन्होंने हर योजना चलाई थी। और जो मूल अवधारणा समाजवादी पार्टी की है, उस अवधारणा पर अखिलेश यादव जी खड़े उतरने का काम पिछले 5 साल में किए थे। आदरणीय नेताजी के भी कार्यकाल को अगर आप देखिएगा 4 साल के, तो आदरणीय नेताजी ने भी सबको लेकर के समाजवादी पार्टी का गठन किया। एक
तरफ बेनी प्रसाद वर्मा थे, कुर्मी थे, तो दूसरी तरफ ज्ञानेश्वर मिश्रा जी थे, तीसरी तरफ आजम खान साहब थे, तो मोहन सिंह भी थे। और वो सिलसिला आज भी आरिफ जी, तो आज प्रकाश राजेश जी कुमार, हैं। आरिफ जी, और आज राजेश कुमारी जी फिर क्यों परेशान है आपकी सत्ता के वक्त, मुलायम साहब के समय इतना सब कुछ हुआ, मिनिस्टर तक तो दे दिया यूपी ने आपको। मैं उनके सवाल का जवाब भी दे रहा हूँ। हाँ। 50% हमारे ओबीसी इस भारत देश में है। 1990 में समाजवादी सरकार वीपी सिंह के नेतृत्व में उन्होंने 27% आरक्षण लागू किया था, जिसका उस वक्त तमाम पार्टियों ने विरोध किया। और आज उसी 27% में योगी जी की सरकार बंटवारा कर रही है, पिछड़े, अति पिछड़े और बाल समाज के लिए जिस आयोग की बात सुशील दुबे जी कर रहे थे, वो आयोग क्यों नहीं बन पाया, उसमें सहमति क्यों नहीं मिल पा रही है सबकी? 18 जातियों को सम्मान देने का काम, दिलाने का काम, उसकी बात करने का काम समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय मुलायम सिंह जी ने किया था, आदरणीय वीपी सिंह जी ने किया था मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू करने के बाद। और उस चीज पर समाजवादी पार्टी ने काम किया है। 27% आरक्षण सुशील जी, कितनी हकीकत कितना फसाना, आरिफ जी की बातें कितनी सही हैं सुशील जी? मैं तो आपको रिकॉर्डेड बात कर रहा हूँ, कोई फर्जी बात तो कर नहीं रहा हूँ। तो आप जो रिकॉर्ड करते हैं वो छपता भी है ना सर उत्तर प्रदेश की वेबसाइट्स पर, पेपरों पर। सुशील दुबे जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनसे समझ लेती हूँ आपकी बातें कितनी हकीकत कितना फसान। मौर्य जी प्रदेश अध्यक्ष हो जाते हैं और चुनाव जीतने के बाद महेंद्रनाथ पांडे जी हो जाते हैं। ठीक है, आरोपों से इतर पाल समाज के हित के बारे में भी हम सोच लें। सुशील जी कहिए। जी बताइए पारुल जी। आरिफ जी की बातें आपने सुनी सर, कितना मानते हैं, कितना हकीकत है? वो कह रहे हैं हमारे समय पर हमने आरक्षण की प्रक्रिया को अंजाम दिया। पारुल जी, जब अखिलेश यादव जी सीएम थे तो ये उत्तर प्रदेश स्वर्ग बन गया था। यहाँ पर समझ लीजिए कि ऊपर से सोने की गिरनियां गिरती थी बैकवर्ड में और सवर्ण समाज में और दलित समाज में। ठीक, जब अभी मायावती 4 बार सीएम रही उत्तर प्रदेश में तो चांदी की सिल्ली गिरती थी, इतना स्वर्ग था, इतना अमन चैन था। और सुनिए, हर बैकवर्ड की झोपड़ी में, हर दलित की झोपड़ी में आप देखिए सिल्ली छुपा के रखे हुए चांदी की, बेवजह ऊपरी रास्ते पे जिंदा है। ये सब जब, अब क्या मैं कहूँ, किस शब्दों में कहूँ कि सुशील जी का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के अलावा बैकवर्ड के जितने भी आए हैं उनके अलावा अब सिल्ली गिर रही है। भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहा हूँ, अगर इनने इतना किया तो फ्री राशन काहे बांट रहे हैं? आपने तो मायावती के कार्यकाल को भी गिरा दिया, आपने मुलायम सिंह जी को भी गिरा दिया, आपने अखिलेश जी को भी गिरा दिया, आपने नारायण दत्त तिवारी की बात नहीं किया, आपने विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की बात नहीं किया, आपने और गैर समाई गैर भाजपाई मुख्यमंत्रियों की बात तो नहीं किया। आपने निशाने पे चित्र रखा तो पिछड़ों और दलितों को रखा। इसलिए रुके हुए हैं कि पिछड़ा वर्ग ट्रिपल लेयर आप लोग नहीं कर पाए। जितने आप बता दो 50 साल में किसने सिल्ली गिरा दी पिछड़ों के घरों में, किसने पिछड़ों के घरों को बढ़ा दिया? आप मुलायम सिंह के कार्यकाल को, अखिलेश यादव और मायावती के कार्यकाल को हटा दीजिए, आप नारायण दत्त तिवारी के कार्यकाल की बात करिए। चाची के मुंह होती चाचा को कहलाते हैं। ठीक है सर, कांग्रेस वेट कर रही है, हमें उनके पास भी जाना होगा। गरीब है, चाहे वो सवर्ण लो, चाहे बैकवर्ड लो, चाहे दलित हो, आज भी गरीब है। और गरीब के वोट पाने वाला नेता फॉर्च्यूनर, कौन सी फॉर्च्यूनर, कहां से फॉर्च्यूनर लेके आते हैं आप लोग? 50 लाख प्लस की, उसका पेट्रोल खर्चा 10 लाख तो उसका बीमा होता है। आपको एक नहीं 50 गाड़ी गिरा दूंगा इन दलित नेताओं की, इन बैकवर्ड नेताओं की, इन सवर्ण नेताओं की। जो नेता बने उन्होंने खुद को संवारा है, ना कि जिस समाज से, जिस समुदाय से वो आए। राजेश्वरी जी कुछ कह रही है, राजेश कुमारी जी कुछ कह रही हैं। राजेश कुमारी जी कहिए। मैं दुबे जी से पूछना चाहूंगी कि उनको फॉर्च्यून से, अगर बैकवर्ड नेता फॉर्च्यून में चल रहा है उससे परेशानी है या उनका कहना ये है कि अगर कोई बैकवर्ड नेता फॉर्च्यूनर में चल भी रहा है या किसी भी गाड़ी में चल रहा है तो क्या उसने उस समाज के बारे में सोचा भी? राजनेता तो बन जाते हैं, एक बैकवर्ड है और कितने लोगों पे फॉर्च्यून की गाड़ियां खुशी मिलेगी। विशेष की बात ना करिए, अगर वर्ग विशेष की बात करते हैं तो आप अपने ही वर्ग में ढूंढ लीजिए 15% पे कितने लोगों पे फॉर्च्यून की गाड़ियां हैं। अगर कहीं कोई लीडर अगर फॉर्च्यून खरीदता है तो क्या वो समाज सेवा वो पैदल चल के करेगा? कैसे करेगा? आप क्या चाहते हैं आज के युग में
अब समय बचेगा, तेल बचेगा। अगर गाड़ी हो गई तो आप ठीक है, कांग्रेस को इन करने दीजिए। कांग्रेस से भूदेव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, काफी देर से वो वेट कर रहे हैं। उसके बाद दीपक जी आपके पास आऊंगी। कहिए सर, जब पाल समाज की बात आ रही है तो सबकी पॉलिटिक्स हिल से क्यों गई है? भूदेव जी। देखिए पारुल जी, मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहता हूँ कि देश में चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें या पूरे देश की बात करें तो कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सभी वर्गों को, सभी धर्मों को, सभी जातियों को साथ लेकर के काम करती है। और अगर ये कोई आरोप लगाता है कि कांग्रेस ने ये किया वो किया, तो मैं ये बता सकता हूँ कि हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर के छोटे से छोटा कार्यकर्ता तक किसी भी समाज से हो सकता है। इसमें कोई समाज, कोई वर्ग, कोई जाति, कोई धर्म नहीं होता है। और हमारा तो एक नारा ही है कि जाति पाति के बंधन तोड़ो, भारत जोड़ो, भारत जोड़ो। हमारे नेता तो इसीलिए निकले हुए हैं सड़कों पे कि आज देश में जो जाति के आधार पर लोगों को बांटा जा रहा है, धर्म के आधार पर बांटा जा रहा है, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी ने जितना सभी वर्गों के लिए किया है उतना न कोई पार्टी कर सकती है। अब सबसे बड़ी बात आती है कि दलित समाज के जो नेता हैं, जितना मैं अभी बहुत देर से सुन रहा था कि दलित समाज में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है पारुल जी, कि वहां अगर कोई नेता बनता है तो वो अपने समाज के लिए कभी कुछ नहीं करता। मायावती जी ने दलित समाज के लिए कभी कुछ किया ही नहीं। अगर टिकट देने की बात हो तो वो हमेशा दूसरे समाजों को देते हैं, वो अपने समाज को नहीं देती है, केवल उनका वोट लेने का काम करती है। तो ये जो कमियां हैं वो खुद की कमियों को खुद को दूर करना पड़ेगा। दूसरी पार्टियों पर आरोप लगाने से कुछ नहीं होता है। 70 साल में जितना अगर विकास हुआ है तो सभी का विकास हुआ है, चाहे वो दलित हो, चाहे वो सवर्ण हो या किसी भी जाति से हो। सब वर्गों से नेता बने हैं, सब वर्गों से अधिकारी बने हैं, सभी वर्गों से सब कुछ मिल रहा है। देश में एक ऐसी व्यवस्था है, कानून व्यवस्था है, लोकतंत्र है, संविधान है, उसके आधार पर सभी को सबका अधिकार मिल रहा है। और उस आधार पर अगर ये आरोप लगाना कि सब लोग इसका फायदा उठाते हैं, सब लोग दलितों का फायदा केवल वोट बैंक के लिए करते हैं, मैं ये कहता हूं कि दलित नेता है वो भी तो अपने ही दलितों का फायदा वोट बैंक के लिए करते हैं, तो उनके लिए आप आवाज उठाइए। सबसे पहले कांग्रेस पार्टी हमेशा सभी वर्गों को, सभी जातियों को लेकर के काम करती है और आगे भी वो काम करेगी। हमारा नारा है कि जात पात के बंधन तोड़ो, भारत जोड़ो, भारत जोड़ो। आपका ये ये तो अभी अभी का राग है सर आपका जो आप अलाप रहे हैं। अब तक तो सत्ता आप ही ने भोगी है, अब तक तो सत्ता आप ही ने भोगी है। एक बड़ा सरकार का लाभ करा है जहां आपने राज किया है। राजेश कुमारी जी जिसने बैठी हुई है ताकि वो हकीकत बयां कर पाए। आपका कहना है कि वोटर्स से गलती हो गई थी अब तक चुनने में, राजनेताओं को अब तक सभी को वोटर्स ने मौका दिया। खासतौर पर अगर दलित समुदाय की हम बात कर रहे हैं, ओबीसी की हम बात कर रहे हैं, तो उन्होंने अब तक गलत नेताओं को चुना है, ये आप बताने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास दीपक बघेल जी। और अगर ऐसा है, क्योंकि एक वक्त आपको भी हो चुका है, दूसरा टेन्योर आपकी सरकार का चल रहा है दीपक बघेल जी उत्तर प्रदेश में, और ऐसे में अगर आप सर्व समाज के विकास की बात करने के साथ साथ जहां हम देख रहे हैं मायावती जी स्पेशली किसी एक पर्सन को मोबिलाइज करते हुए किसी पर्टिकुलर वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रही हैं, और उसके बाद आप लोगों को भी सोचना पड़ रहा है कि अब कीजिएगा क्या, क्योंकि आपके प्रदेश अध्यक्ष तो चौधरी हैं। पारुल जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी को समझना है तो आपको 3 स्टेप में समझना पड़ेगा, और 3 स्टेप में आपको पूरी भारतीय जनता पार्टी की नीति समझ में आ जाएगी। पहला स्टेप ये है कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी न जाति, न मजहब, न क्षेत्र, न भाषा के नाम पर राजनीति करती है। सेकंड स्टेप ये है कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट रूप से मानना है कि हम जाति, क्षेत्र और मजहब के नाम पर राजनीति नहीं करेंगे, परंतु उत्तर प्रदेश की जो 24 करोड़ जनता है उसको लोक कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से, अपनी जो योजना है उनके माध्यम से उन सबका विकास करना हमारा कर्तव्य बनता है और हम उसके लिए काम करते हैं। दूसरी बात इसकी ये है कि जब हम सबका विकास कर रहे हैं तो उसके लिए जरूरी है कि सभी जाति और मजहब के जो लोग हैं उन सबका प्रतिनिधि भी सरकार में होना चाहिए, क्योंकि अगर हमने किसी एक जाति को और एक वर्ग को भी अगर पीछे छोड़ दिया तो उत्तर प्रदेश का संपूर्ण विकास संभव नहीं है। तो उसके लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। ये सारी चीजें हैं जो भारतीय क्षेत्र में कौन सा वोट बैंक ज्यादा, उसके हिसाब से टिकट बटेंगे आपके यहाँ निकाय चुनाव में? नहीं, देखिए पारुल जी, देखिए भारतीय जनता पार्टी ये देखती है कि हमारा जो कार्यकर्ता है वो अगर सक्षम है, उसकी जनता के बीच में लोकप्रियता है, और अगर वो जिताऊ कैंडिडेट, तब जाहिर सी बात है हम राजनीति करने आए हैं, और राजनीति में तो एक जिताऊ कैंडिडेट ही लिया जाता है, और ऐसे जिताऊ कैंडिडेट को टिकट देने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है, और जनता का आशीर्वाद ये साबित करता है। देखिए 14 से लेकर लगातार 2022, क्योंकि दोनों ही बातें आपने बघेल जी मिक्स कर दी। एक कि हम सभी जातियों का सम्मान करते हैं, सबको एक साथ लेकर चलते हैं, दूसरा कि हम किसी जाति को छोड़ना भी नहीं चाहते। तो दोनों बातें तो आपने रख दी सर। अब राइट हैंड साइड चले जाएं, लेफ्ट हैंड साइड चले जाएं, ऐसे बता दीजिए आप। नहीं, ये ग्रे एरिया है, आप पारुल जी समझ नहीं पा रही है। देखिए पहली नंबर चीज के सभी जातियों को देखो, किसी एक का अपीजमेंट करके आप दूसरे को
नाराज नहीं कर वही सकते, कह और रहे हैं दूसरा ना उसका विकास नहीं कि हो हम ये भी सकता। बता दें कि हम पहली नंबर सबका विकास चाहते हैं और ये भी बता दें कि किसी को छोड़ना भी नहीं चाहते हैं। पाल जी 10 सेकंड, देखिए एक को नाराज भी नहीं करना है, क्योंकि देखो अगर वो वर्ग भी अगर पीछे रह गया तो संपूर्ण उत्तर प्रदेश का विकास संभव नहीं है, इसलिए उनको भी मुख्य धारा के अंदर लेके आना। तो ये अभी नया नया फॉर्मूला डेवलप हुआ है क्या? क्योंकि अगर ऐसा है तो राजेश कुमारी जी नाराज क्यों है सभी दलों से? ये नया नया फॉर्मूला इजाद हुआ है, वो भारत जोड़ो यात्रा नया नया फॉर्मूला इजाद करके बैठे हैं। आप पाल समाज को देख रहे हो तो राजेश कुमारी जी नाराज नहीं होती। हम हमेशा से ही काम करते आए हैं। भारत तोड़ने वाले राष्ट्र विरोधी लोगों को क्या करें? नहीं, आप भारत बहुत जोड़ रहे हो, भारत को तोड़ने का काम भारत ठीक है भूदेव जी। आरिफ हबीब साहब अब अगर पॉलिटिक्स जाति वाली हो रही है और अगर मायावती जी, क्योंकि देश जानता है कि आज कितना काम कर रहे हो तुम तोड़ने का। ठीक है सर, भारत जोड़ो यात्रा पर डिबेट होती तो मैं आपकी बात सुन लेती। जरा रुक जाइए आरिफ हबीब साहब, अब जातिगत पॉलिटिक्स की बात हो रही है तो ये तो सत्य है कि तमाम उत्तर प्रदेश में जो रीजनल पार्टीज हैं वो अपने अपने वोट बैंक जाति के हिसाब से ही अपना अपना वोट बैंक चुनती है, और अब पाल समाज की बात हो रही है। वर्तमान में अगर आप देखेंगे जी तो निकाय चुनाव को लेकर के ही होता है, जिस पर कोर्ट ने स्टे दे दिया कि जो सिस्टम है उस सिस्टम के विपरीत आपने आरक्षण लगा करके भेजा है, पिछड़ों के आरक्षण पर अतिक्रमण करने का काम किया है सरकार ने, शासन ने। तो अब हम भारतीय जनता पार्टी का चेहरा खुल चुका है। चुनाव के पहले केशव प्रसाद मौर्य देश विरोधी ताकतें हैं भारतीय जनता पार्टी। चुनाव में नहीं दिया गया, पहले आप चेक करके आइए, थोड़ी जानकारी बता कर आया कि तो बहन मायावती जी के बारे में सारे लोगों ने देख लिया कि किस तरह से वोटों का सौदागरी करने का काम उन्होंने किया है। ठीक है सुशील दुबे जी, अब क्या फॉर्मूला बदलेंगे राजनीतिक दल? क्योंकि मायावती जी ने भी डीएम के साथ अपना पिछड़े अति पिछड़े वर्गों को भी अपने साथ लेकर चलने की अब कोशिश की है, और एक ये दाव उनका कितना सफल साबित होगा, और इसके तहत उनके दाव को देखते हुए क्या दूसरे दल अपनी सियासत का जो फॉर्मूला अपनी स्ट्रैटेजी है उसको बदलेंगे क्या? सुशील जी कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला है। जो वोट बैंक जो अभी हुआ है एक सीट पे आने के बाद आप कैसे कह सकते हैं कि हमने पाल साहब वाले पाल साहब को बना दिया है तो हवा चल जाएगी, जबकि एक से एक दिग्गज बैठे हुए हैं, केशव मौर्य, स्वामी प्रसाद मौर्य, ओम प्रकाश राजभर, अनुप्रिया पटेल, संजय निषाद, वो नायक एक और करके सहानी मुकेश, एक से एक दिग्गज बैठे हैं, कैसे वो हवा चल जाएगी। और सबसे बड़ी बात पारुल जी, आपकी बेहतरीन एंकरिंग के लिए आपको साधुवाद। अभी जो जयंत ने किया है, इतना बड़ा पॉलिटिकल उलटफेर कोई सोच सकता था? वहां जाट गुजर दलित सारा एक साथ खड़ा कर दिया, कहां पर फर्क पड़ा? घर से बैठे मैसेज का मतलब नहीं रह गया है। दूसरा, आपके आज चैनल पे बड़ा शानदार हमें बात डायलॉग सुनने को मिला बीजेपी के प्रवक्ता के मुंह से कि बीजेपी जात और मजहब की राजनीति नहीं करती। मेरे तो आत्मा में ठंड पड़ गई, मजा आ गया सुन के। दूसरा, दलित मायावती जी, कांचीराम सुनिए, सतीश मिश्रा जी, नकुल दुबे जी, अड्डू मिश्रा जी, अमीर उपाध्याय जी, अनिल मिश्रा जी, आप बताइए इसमें दलित कौन है? जो दिखाने के हैं वो खाने के कुछ और हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे थे जहां पर बीएसपी का एक नया फॉर्मूला सामने आया है। मायावती जी अब अलग ही माया दिखा रही हैं, और ये माया है ओबीसी के लिए। जी हाँ, पाल उन्होंने अध्यक्ष बनाया पाल समुदाय से। अब उनका वोट बैंक पर कितना कब्जा हो पाएगा, कितना पाल समुदाय उनको समर्थन करेंगे, क्योंकि कई सारे ऐसे नेता हैं जो पाल समुदाय से आते हैं, तो क्या पाल समुदाय का वोट बैंक बटेगा? और भी कई सारी स्ट्रैटेजीज हैं जो अलग अलग राजनीतिक दल अपनाते हैं, तो क्या उनकी स्ट्रैटेजी में रणनीति में बदलाव होगा? उत्तर प्रदेश में पाल समुदाय आज भी अपने आप को पिछड़ा महसूस कर रहा है, आज भी अपने आप को अविकसित महसूस कर रहा है, तो उनके लिए किस पार्टी ने क्या किया, ये पाल समुदाय आने वाले समय में इलेक्शन टाइम में मशीन पर बटन दबाकर जरूर बताएगा। दीजिए इजाजत, रखिए अपना ख्याल, नमस्कार।